नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है, तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर कई नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। आपको सुनवाते हैं। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी, मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। रिहा हुए
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में, किस तरह से जश्न का माहौल जगह जगह मनाया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भव्य स्वागत किया। तो पहली तस्वीर तिहाड़ जेल के बाहर की है, किस तरह से जब अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल के दरवाजे 5 महीने बाद खुले तो ऐसा कुछ नजारा देखने को मिला। तो वहीं केजरीवाल की जमानत पर सियासत भी तेज हो गई है। जी हां, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी में खुशियों की लहर है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आ रहा है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ तमाम नेताओं का कहना है। कंडीशनल बेल पे सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है और बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष रख रहा हूं, उन्होंने कहा है जो और एक्यूज्ड हैं उनके बेल ऑर्डर में जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी। तो बात यह आती है कि और कंडीशंस क्या हैं। तो मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर जो है मेरे पास है, उसमें एक कंडीशन है, द एपेलेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विद द स्पेशल कोर्ट। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, पुनः कहूंगा, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे और ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में यह स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो एक भी डॉक्यूमेंट एज चीफ मिनिस्टर साइन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके अरेस्ट को उनकी काउंसिल चैलेंज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री निवास नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं ऑर्डर में, वो एक कट्टर क्रिमिनल्स के हिसाब से ऑब्जर्वेशंस दी गई है। यह स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई के अरेस्ट लीगल था, वैलिड था। वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीजें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथ। वहीं दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई थी। इसके बाद उनकी रिहाई भी बीते दिन हो गई, जिसके बाद से ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। ये बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और ये मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। अब बात मौसम की कर लेते हैं। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और बाढ़ जैसे घटनाओं में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 5 फीट तक पानी भर गया। 4 सेक्शंस में मशीनें डूब गई हैं। एक सेक्शन में 15 दिन के लिए काम बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में गुरुवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे तापमान अचानक गिर गया। किन्नौर, शिमला सहित कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। तो माधोपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की वजह से सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। सभी नदी नाले उफान पर हैं और हालात ऐसे हैं कि एक बस तक डूब गई। तो ये 4 तस्वीरें चंपावत से, माधोपुर, रायबरेली और दिल्ली। तो देश भर से 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर चंपावत से है। उत्तराखंड में भी बारिश के बाद आफत देखने को मिल रही है। कहीं जर्जर भवन गिर रहे हैं तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर माधोपुर से आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। स्थिति ऐसी है और इतनी भयानक है कि एक बस पानी के बहाव में बह जाती है। तीसरी तस्वीर रायबरेली से है जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया है। चौथी और आखिरी तस्वीर राजधानी दिल्ली से, किस तरह से थोड़ी सी बारिश के बाद ही राजधानी दिल्ली में जल भराव हो जाता है। सड़कें लबालब पानी से भर जाती है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को अपने रोजमर्रा के काम पर जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात वाराणसी की कर लेते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यास जी तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और मरम्मत को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राखी सिंह समेत अन्य की तरफ से यह याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन
हितेश अग्रवाल की कोर्ट में दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार को इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा को यथावत जारी रखते हुए कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को किसी भी तरह की मरम्मत कार्य का आदेश देने से फिलहाल के लिए इनकार कर दिया है और हिंदू पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया है। झारखंड के संताल परगना में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। इससे संबंधित क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल गई है। बीते कुछ दशकों से इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। संताल क्षेत्र में कभी आदिवासियों की आबादी 44% थी, जो मौजूदा समय में घटकर महज 28% रह गई है। इस संबंध में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ हकीकत या फसाना? क्या राज्य की डेमोग्राफी में हो रहा है बदलाव? अगर हां, तो घुसपैठ के पीछे कौन जिम्मेदार? अगर ना, तो कौन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति? झारखंड में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य की सियासत में घुसपैठियों के नाम पर हिलौर मार रही है। सवाल बस इतना ही कि क्या वाकई में झारखंड के संथाल परगना में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है? क्या वाकई में कई क्षेत्रों में तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है? क्या वाकई में आदिवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है और घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? इस मुद्दे को लेकर सियासत भी सवाल पूछ रही है और अदालत भी। तो वही बीजेपी अब इसे चुनावी मुद्दा बना चुकी है। वो लगातार बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत वाली सरकार पर हमलावर है। झारखंड चुनाव के पहले बीजेपी सत्ता पक्ष को निशाने पर ले चुकी है और दोनों के बीच घुसपैठियों को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। राज्य के सियासी हालत यह है कि एक तरफ राज्य में बीजेपी हल्ला बोलकर वोट साधने और हिंदू वोट को इकट्ठा करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष चुप रहकर सियासी वोट बैंक को बचाने में जुटी है। वो पूरा का पूरा जो आंकड़ा है, वो इस राज्य में धार्मिक सद्भाव को मिटाने वाला आंकड़ा है। हम पहले ही जानते थे, इस बात को आप लोगों को बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने जा रही है। और यदि घुसपैठिया है तो अमित शाह जी ये जिम्मेवारी ले कि उसके लिए उनका गृह मंत्रालय जिम्मेवार है। रक्षा मंत्री ये जिम्मेवारी ले कि उनके अधीन जो सीमा सुरक्षा का जो दायित्व है उसको वो निभा पाने में असफल रहे हैं। आलम अब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर साफ इंकार कर रही है और बीजेपी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप चस्पा कर रही है। तो वहीं बीजेपी इसे आदिवासियों की अस्मिता को खतरे में बताकर सियासी शोर मचा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि संथाल में आदिवासियों की जनसंख्या तेजी से घटी है। आप इस बात को समझिए कि भाई यह नैसर्गिक रूप से जनसंख्या के प्रति नहीं है, यह नेचुरल तरीके से नहीं है। इसका मेजर कारण है वो है इलीगल इमिग्रेशन। वो जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बंगाल के रास्ते घुस करके यहाँ जो स्थापित हुए हैं, जिसका लॉन्चिंग पैड मुर्शिदाबाद होता है। कई बार हम लोगों ने इस विषय पर कहा है कि मुर्शिदाबाद के रास्ते घुसते हैं और फिर मदरसों के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर वो अपने फैलते चले जाते हैं और इसके कारण सोशियो इकोनॉमी जो उनका जो है वो पूरा ये चीज चल रहा है। तो वही इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के बाद राज्य की सियासत की सूरत तेजी से बदलने लगी है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि संथाल क्षेत्र में भारी संख्या में गिफ्ट डीड के तहत जमीन का हस्तांतरण हुआ है, जो कि राज्य सरकार की सहमति के बगैर ऐसा नहीं हो सकता।
साथ ही राज्य सरकार को संथाल परगना यानी एसपीटी यानी टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन भी करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में मदरसों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। साहिबगंज और पाकुड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मदरसे खुले हैं, जबकि राज्य सरकार इन सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर रही है। यानी साफ है कि राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार और केंद्र सरकार के दाखिल हलफनामे की सुनवाई तो झारखंड हाईकोर्ट करेगा, लेकिन राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा चुनाव तक जिंदा रहेगा, ये भी तय है। अब देखना होगा कि झारखंड की आवाम घुसपैठियों के मुद्दे पर किसके दावों पर यकीन करती है, क्योंकि ये सियासत सच है या फिर साजिश, ये आज भी सवाल बना हुआ है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से आप तक पहुंचाते हैं, जहां रायबरेली में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस सलोज वाले के यहां राहुल गांधी ने दाढ़ी और बाल कटवाए थे, अब उस नाई को उन्होंने खास तोहफा भेजा है। जी हां, राहुल गांधी ने लालगंज निवासी मिथुन नाई को एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी भेजी है। इसे पाकर मिथुन बेहद खुश है और उसने कांग्रेस नेता को धन्यवाद भी कहा है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने सुल्तानपुर के रामचेत मोची को जूते सिलने की मशीन भेजी थी, जिसे पाने के बाद रामचेत ने दिल खोलकर राहुल गांधी की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की दुकान में आने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में राष्ट्रद्रोह का केस दाखिल किया गया है। कंगना के किसानों को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यह राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया है। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता रामशंकर शर्मा ने कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कंगना रनौत पर किसानों को हत्यारा, बलात्कारी कहने का आरोप लगाया है। इस दौरान न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने याचिका मंजूर करते हुए वकील को बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। दरअसल अधिवक्ता ने 31 अगस्त को आगरा पुलिस कमिश्नर और न्यू आगरा थाना प्रभारी को शिकायत भेजकर कंगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।